हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग द जुलाई रिवॉल्यूशन और द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो अब तक जितने भी हम लोग पढ़े उसमें ये देखिए कैसे नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स है वो खाली वार और टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए वो क्रिएट हुआ था। कैसे वो अपने कंट्री को यूनिफाई करने के लिए खाली रिवॉल्यूशन या फिर स्ट्रगल या फिर वार के जरिए उसको आगे बढ़ाए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वार को छोड़ के भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके जरिए हम लोग नेशनलिज्म को जो फीलिंग्स है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो कल्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक नेशन की जो आइडिया होता है, क्रिएटिंग द आइडिया फॉर द नेशन, उसमें कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो आर्ट, कल्चर, पोइट्री, जो फोक सॉन्ग होता है, फोक डांस होते हैं, वो भी नेशनलिस्ट फीलिंग को एक नई दिशा देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो जो रोमांटिसिज्म है, इट वाज एन कल्चरल मूवमेंट व्हिच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो रोमांटिसिज्म का मतलब एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको डेवलप करने के लिए वो हेल्प करता है। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट या फिर जो पोइट्स है वो जो साइंस का जो रीजन्स होता है या फिर जो टेक्नोलॉजी होते हैं या फिर जो प्रैक्टिकल जो चीज़ होता है वो सभी को वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनके हिसाब से इन सभी की चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके उनको जो लोगों का जो इंट्यूशन है या फिर जो नेशनल सेंटिमेंट्स है, उनका जो मिस्टिक फीलिंग्स है, तो उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो उसके ज़रिए ही जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक फिलोसोफर है जिनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। तो उनके हिसाब से जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो जर्मन के लोगों में ही बसा है। इट इज़ इन द कॉमन पीपल। So according to him, it was through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. तो जो फोक सॉन्ग होता है, फोक पोइट्री या फिर फोक डांस होता है, उसके जरिए ही जो नेशनलिज्म का स्पिरिट है, जो फीलिंग्स है, उसको पॉपुलराइज किया जा सकता है। तो ही वॉज ऑल्सो क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड एमंग द कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल के अंदर ही जो ट्रू जर्मन कल्चर है उसको फिर से डिस्कवर किया जा सकता है। तो उसके लिए जो फोक सॉन्ग है या जो फोक टेल्स है उसको जगह जगह घूम के कलेक्ट करना चाहिए और उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो वो और भी बोलते थे कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको भी एम्फासिस देना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको बोलते हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर जो लोकल फोकलोर है, फोक सॉन्ग है, उसको उसके कलेक्शन के जरिए ना ही हम लोग एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि जो लोग इलिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो लोग उसको दूसरों से सुन के उनके अंदर का जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक केस देखने को मिला है, एग्जाम्पल देखने को मिला है पोलैंड में। तो पोलैंड जो कि पार्टीशन हो गया था 18th सेंचुरी के एंड में बिटवीन रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो तीनों कंट्री ने पोलैंड को डिवाइड करके अपने टेरिटरी के साथ उसको एनेक्स कर दिया था। तो पोलैंड अलग अलग कंट्री में डिवाइडेड होने के बाद भी उनका जो नेशनल फीलिंग्स था वो जिंदा रहा थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो म्यूजिक और लैंग्वेज को वो अपने नेशनल सिंबल के हिसाब से वो यूज किए थे। उनमें से एक है कैरोल कुर्बिन्स्की। तो उन्होंने अपना जो ओपेरा है या फिर जो नाटक है उसमें वो म्यूजिक को उनका जो म्यूजिक है, जो फोक डांस है, उसको एज ए नेशनल सिंबल वो यूज किए थे। तो उनका जो फोक डांस है उसको बोलते हैं पोलोनाइज एंड मजूरका, जिसको कि उन्होंने अपने ओपेरा का नेशनल सिंबल के हिसाब से उसको यूज किया था। तो म्यूजिक और डांस को छोड़ के लैंग्वेज जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। तो जब रसिया ऑक्यूपेशन या फिर जो पोलैंड को रसिया में ऑक्यूपाई करने के बाद पोलिश लैंग्वेज को रसिया इनके जितने भी स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर जो ऑफिसेस थे सभी में उसको एबोलिश कर दिया गया और सभी जगह पे रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था। तो जब पोलिश लैंग्वेज को एबोलिश कर दिया गया उसके बाद 1831 को एक आर्म्ड रेबिलियन रखा गया, शुरू किया गया था, जो कि रशियन रूल के अगेंस्ट में उसको शुरू किया गया था, जिनको कि अल्टीमेटली क्रस्ट कर दिया गया था, उनको दबा दिया गया था। तो उसके बाद बहुत सारे जो क्लर्जी थे, जो लोग चर्च में जो लोग चर्च के हेड होते हैं, जो क्लर्जी लोग, वो उन्होंने लैंग्वेज को एज ए वेपन के हिसाब से यूज किया फॉर द नेशनल रेजिस्टेंस। तो पोलिश लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो चर्च में जो मीटिंग्स होते थे या फिर जितने भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था वो सभी पोलिश लैंग्वेज में ही दिया जाता था।
तो उसके रिजल्ट में जो रशियन अथॉरिटीज़ थे वो जब देखे कि कैसे रशियन में पोलिश लैंग्वेज को एबोलिश करने के बाद भी उसको यूज किया जा रहा है, तो उसके बदले उनको पनिशमेंट देने के लिए बहुत सारे क्लर्जी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जो प्रीस्ट थे, जो बिशप्स थे, सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया था और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया था। तो द यूज ऑफ द पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है पॉलिश लैंग्वेज, उसको एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल के हिसाब से यूज किया गया था रशियन अथॉरिटी के अगेंस्ट में। तो ये था रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में, जिसमें कि दिखाया गया कि कैसे कल्चर, म्यूजिक, डांस और लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो जो 1830 का ईयर था वो पूरे यूरोप के लिए एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप लेके आया था, क्योंकि उस समय जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा था। गांव से बहुत सारे लोग शहर आके रहने लगे थे जॉब की तलाश में। तो उस समय बहुत सारे लोग जॉब सीकर्स थे रेदर देन एम्प्लॉयमेंट। द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो जो लोग गांव से शहर आ रहे थे जॉब की तलाश में, वो लोग एक छोटे से स्लम एरिया में वो रहने लगे थे, जो कि ओवर क्राउडेड हो चुका था। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो कि मार्केट में कपड़ों का बिजनेस करते थे, वो ट्रेड करते थे, उनको इंग्लैंड से मशीन मेड कपड़ों के साथ स्टीफ कंपटीशन देखना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड से जो कपड़े आता था वो बहुत ही सस्ता होता था मशीन से बनने के कारण। लेकिन और जो ट्रेडर्स कपड़े बेचते थे, क्योंकि वो हैंड स्पन था, उनको वो खुद हाथ से स्पिनिंग करके, वीविंग करके उसको बुनते थे, इसलिए उसका दाम थोड़ा हाई था। तो इंग्लैंड से बहुत सारे कपड़ा जब यूरोप मार्केट में लाया गया, तो जो छोटे मोटे ट्रेडर्स थे उनको बहुत ही बुरा दिन देखना पड़ा था, क्योंकि उनका जो बिज़नेस था वो उतना चल नहीं पाया था ड्यू टू द कॉम्पिटिशन विद द चीप कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। उसके बाद जो स्मॉल पिजेंट्स थे या फिर जो गरीब पिजेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ा था। द पिजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। तो जो एरिस्टोक्रेसी होते हैं या फिर जो लोग रिच पीपल होते हैं, उनके ज़मीन पे जो गरीब पिजेंट्स काम करते थे, उनको फ्यूडल बर्डन्स के फ्यूडल ड्यूज का जो बर्डन था वो बहुत ही ज़्यादा होने लगा था। उसके बाद उस समय जो हार्वेस्ट था वो भी अच्छा नहीं हुआ था, जो एग्रीकल्चर था वो भी फेल हो गया था, जिसके वजह से जो फूड प्राइस था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बढ़ गया था। तो प्राइस बढ़ने की वजह से लोग बहुत सारे जो गरीब लोग थे वो खाना खरीद के नहीं खा पाए थे, वो एफोर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में पॉपुलिज्म देखने को मिला था। पॉपुलिज्म का मतलब होता है गरीबी देखने को मिला था। तो ये था 1830 का जो दौर है वो। उसके बाद 1848 में जो यूरोप के लोग थे, फूड शॉर्टेज की वजह से वो और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, गुस्सा हो गए थे, और वो पेरिस के सड़कों पे उतर आए थे स्ट्रगल करने के लिए, जिसमें कि जगह जगह बैरिकेड्स लगवाए गए लोगों को रोकने के लिए। उस समय जो रूलर्स थे वो हर जगह पे बैरिकेड्स लगवाए थे, बाड़ा चारों ओर बाड़ा दे दिए थे ताकि कोई उन तक पहुंच ना सके। जब लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़कने लगा था, तब जो लुइस फिलिप थे उस समय रूलर, वो पेरिस छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद लुइस फिलिप के भागने के बाद वहाँ पे एक नया गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया, जिसको जो नेशनल असेंबली था उस समय का, वहाँ पे वो रिपब्लिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने ये एश्योर किया कि जो राइट टू वर्क है वो सभी लोगों को दिया जाएगा। मतलब राइट टू जो वर्क है वो सभी लोगों का अधिकार है और सभी लोगों को जिससे करके भी काम दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए, जो कि ये सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एश्योर कराता था। उसके बाद जो नेशनल असेंबली था वो ये भी डिक्लेयर किया कि जो जितने भी मेल एडल्ट है सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, जो कि 21 ईयर से ज़्यादा हैं। जिनको 21 ईयर्स हुआ है उससे ज़्यादा जितने भी मेल एडल्ट है सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। उसके बाद एक और रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि सिलेसिया में देखने को मिला था, द रिवोल्ट ऑफ द वीवर्स। तो वीवर्स का जो रिवोल्ट था वो 1845 को हुआ था सिलेसिया में, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के एजेंट्स में किया गया था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो जितने भी वीवर्स लोग होते हैं उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनके बदले में उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। तो उसके बदले जो वीवर्स हैं उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। तो उस समय जितने भी वीवर्स थे वो एक होके कॉन्ट्रैक्टर्स के एजेंट्स में रिवोल्ट के हाई वेज के वजह से उनका जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था।
तो उनकी इस रिवोल्ट के बारे में उस समय जो जर्नलिस्ट थे विलियम वोल्फ, उन्होंने अपने एक जो कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कॉटन का वीविंग करना। तो उनका जो कंडीशन है, जो वर्कर्स लोग का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा माइजरी था। तो वो लोग अपनी जो जॉब का जो कम पैसा दिया जाता था उसके लिए वो बहुत ही नाखुश थे। और उस समय क्योंकि जॉब की तलाश में बहुत सारे लोग घूम रहे थे, इसलिए उसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर लोग उठाते थे और उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो 4 जून 2 बजे बहुत सारे क्राउड जो थे वो वीवर्स लोगों का वो एक जगह पे इकट्ठा हुए और वो जो कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन है उनके घर की तरफ वो मार्च करते हुए चल गए थे, डिमांडिंग हायर वेजेस। तो हायर वेजेस का डिमांड करते हुए वो मार्च करते हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ वो बढ़ गए थे। तो वहाँ पे उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया था, उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया था। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो लोग ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए। जितने भी कीमती चीज़ें था, जो विंडो पेन होता है या फिर जो फर्नीचर, जो पोर्सिलिन का सामान होता है, सभी को वो तोड़ दिए थे। कुछ ग्रुप के लोग उनके स्टोर हाउस में घुस गए और वहाँ पे जो कपड़े रखा गया था उसको वो फाड़ दिए थे। तो ये सब देख के जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली को लेके पास वाले गांव में चला गया था। तो जो पास वाले जो गांव थे वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को शेल्टर देने के लिए मना कर दिया, उनको वहाँ पे जगह देने की छुपने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सीधे पुलिस के पास गया हेल्प मांगने के लिए और 24 घंटे के बाद वो आर्मी को लेके पहुंचा। और उसमें जो आर्मी और वीवर्स के बीच में जो लड़ाई हुआ, फिर जो स्ट्रगल हुआ, उसमें 11 वीवर्स गोली चलने की वजह से मर गए थे। तो ये था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट।